नमस्कार विद्यार्थियों, जय सिया राम, जय हनुमान। बीच में थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी और थोड़े क्लासेस ऑफलाइन ज़्यादा थे, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था ऑनलाइन वाले। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं जो भी चीज़ शुरू कर देता हूँ उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ जब तक कि उसे पूरा ना कर दूँ। तो आप लोग के लिए सीरीज जो मैंने कहा है वो कंटिन्यू रहेगी। अब चूँकि हड़प्पा सभ्यता के समझिए 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर पिछले मेरे आपने 4 वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब जो है इसके बाद ये एक ये बचा है, फिर इसका एक और लास्ट होगा। तो कुल हड़प्पा सभ्यता के मैंने 6 वीडियो बनाए हैं, यानी 6 लेक्चर डाउनलोड किए हैं। ये 5वां है, 6वां कल मिलेगा आपको या परसों मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि आज हम हड़प्पा सभ्यता से अब अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। मैंने सारे स्थल पढ़ा दिए, जो एक्स्ट्रा बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि जिस भी चीज़ को शुरू किया जाए उसे ख़त्म नहीं करना, क्योंकि परिणाम तभी सामने आता है जब निरंतरता बनी रहती है। तो मैंने अपने वादे के अनुसार इस लेक्चर को मुझे बंद नहीं करना है, मैं पूरा एंसेंट पढ़ाऊंगा। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो अब तक मैंने पढ़ा था उसको आप एक बार, हालांकि आपने नोट जरूर किया होगा, रिवाइज कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम अब हड़प्पा सभ्यता में जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, परिवार समाज की मुख्य इकाई थी, ये आपको पता है। और आपको ये भी ऑलरेडी पता है कि हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज्यादा नारी मूर्तियां मिली, है ना। हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज्यादा जो है नारी मूर्तियां मिली। और आप ये जानते हैं कि जो नारी मूर्तियां हैं वो ज्यादा इसीलिए हम बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, मात्र सत्तात्मक है, यानी कि फैमिली वॉज द मतलब कि मैट्रियोरिकल सोसाइटी है। केवल आप जानते हैं कि हड़प्पा ही एक ऐसी जगह थी जहां पे थोड़ी पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली, लेकिन पूरे सिविलाइजेशन में नारी मूर्तियों की संख्या ज्यादा मिलने से, यानी नारियों को रूप में देवी के रूप में दिखाया गया है, तो उससे यह अनुमान लगाया था कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, जो मैं बता चुका हूं। अपवाद एक ही है, हड़प्पा ही वो जगह है जहां पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली नारी मूर्तियों की तुलना में, ठीक है। लेकिन पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप ध्यान देंगे कि नारी मूर्तियां ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप जानते हैं इनमें पुरोहित थे। अब इनका समाज जो है पुरोहित, योद्धा, शिल्पकार, व्यापारी और श्रम की बताते हैं। मतलब देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन क्या, पुरोहित, योद्धा, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक, इनमें बटा हुआ था। ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, मैं पढ़ा चुका हूं, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं। ये लोग गेहूं के बारे में जानते थे, ये जौ है, जौ, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, साग, सब्जी, भेड़, बकरी, शुगर गलत है, मैंने पहले कहा ये शुगर नहीं है, ये आपका सुअर होगा। ये सुअर के बारे में इनको जानकारी थी, ठीक है, क्योंकि चीनी मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। बत्तख, मुर्गी आदि के मांस और मछलियां इनका मुख्य भोजन था। आप जानते हैं ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता से हड्डी की बनी सुई मिली है। हड़प्पा सभ्यता से हड्डी की बनी सुई मिली है, और हड्डी के सुई मिलने से ज्ञात होता है कि ये लोग सिलाई कढ़ाई भी जानते थे। ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि देखिए हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे मेन ऑक्यूपेशन क्या था। वास्तव में नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इनका मेन ऑक्यूपेशन कृषि ही था। कृषि के बाद पशुपालन था, फिर शिल्प और व्यापार था। तो ध्यान रखेंगे, कृषि था, फिर पशुपालन था, फिर उसके बाद शिल्प और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भूमि थी अत्यधिक उपजाऊ थी। इट मीन्स द लैंड ऑफ इंडस वैली वॉज हाईली फर्टाइल। एग्रीकल्चर मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लैंड थी वो हाईली फर्टाइल थी, इसीलिए कृषि कार्य एक महत्वपूर्ण स्थान था। आप जानते हो कि इंडस वैली का इलाका जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, तो वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए कृषि इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया था, उपजाऊ जमीन थी। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था, फिर पशुपालन था, फिर शिल्प और व्यापार था। इतने चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे क्या कि जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी जुते हुए
खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। ये सब मैं बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगर आपने शुरू से सारे लेक्चर देखे हैं तो इतना पढ़ने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीसीएस तक के एग्जाम के लिए, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो चाहे सीएपीएफ दे रहे हो, जो अंतिम लेक्चर होगा वो इसके नेक्स्ट डे आएगा। यानी आज है तो शायद परसों, क्योंकि कल ज्ञान गंगा की सीरीज आएगी और परसों आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर, इसका लास्ट। तो अब ये लेक्चर खत्म होने के कगार पे है। तो जो बच्चे अब तक लगातार कंटिन्यू लेक्चर देखे हैं और नोट्स बनाए, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो आज देख रहे हो, कृपया जाकर शुरू से लेकर अब तक सारे लेक्चर को देख के एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। उनको फिर दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ भी दे दिया जा चुका है, हालांकि पीडीएफ में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, तो इसलिए वीडियो जरूर देखें एक बार। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें तो जाके आपको इसका फायदा मिलेगा, भले ही बोर लगे, लेकिन इसको पढ़िए एग्जाम के पर्पज से। अब देखिए, कालीबंगा से क्या मिले? जुते हुए खेत मिले। तो मतलब इसका पता है, इनको खेत जोतने की जानकारी थी। अब और ये हल का भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि देखिए बनवाली नाम की एक जगह है। बनवाली आपको पता है कहां है? हरियाणा में। बनवाली कहां? हरियाणा के पास। तो वहां से जो है इनको क्या मिला? इनको मिला मिट्टी के बने हुए हल। ये हल खिलौने के रूप में थे। ये हल किसके रूप में थे? खिलौने के रूप में थे। और कालीबंगा तो आपको पता है, कालीबंगा कहां था? राजस्थान में। तो कालीबंगा से खेत जोतने के प्रमाण मिले, क्योंकि वहां प्लाउड फील्ड मिले हैं। और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का एक खिलौना मिला जो हल के रूप में था। तो इसका मतलब इन लोगों को हल की जानकारी थी। मगर ये आप जानिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी तो थी नहीं। तो कहीं ना कहीं हल लकड़ी के बने हुए थे, ये माना जाता है। इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। इनकी मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। और अन्य फसल क्या था? मटर, तिल, कपास, बाजरा। यानी जो इनकी मेन फसल थी वो गेहूं और जौ था। और अन्य जो फसल थी वो क्या था? कपास, बाजरा, ये सब था। और आपको पता, कपास की खेती सबसे पहले इन्होंने ही किया था। कपास की खेती सबसे पहले जो है इन्होंने ही किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। रंगपुर, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे रंगपुर कहां है, मैं वेट करूंगा। क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में, जहां से जुते हुए खेत मिले। बनौली से मिट्टी के बना हुआ हल का खिलौना मिला है। रंगपुर क्या है? चूंकि ये यहां से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? रंगपुर से धान की भूसी मिली है ना। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी मिली है। तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है, जिससे यह प्रमाण मिला है कि यहां पर भी खेती के प्रमाण मान सकते हैं, मिल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि रंगपुर कहां पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रंगपुर कहां पर, मैं वेट करूंगा। तो इस सभ्यता के लोगों को 9 फसलों की जानकारी थी, लेकिन ध्यान रखिए इन्हें गन्ने की जानकारी नहीं थी। गन्ने का प्रमाण सिंधु सभ्यता में नहीं मिला। बाकी फसल कपास और मेन फसल गेहूं और जौ थी। कुल 9 फसलों की इनको जानकारी थी, ठीक है। गन्ने का प्रमाण कहीं नहीं मिला। तो आपको कमेंट बॉक्स में रंगपुर कहां पर है? कालीबंगा, जुते हुए खेत, बनवाली से मिट्टी के हल मिले हैं और रंगपुर से धान की भूसी मिली है, ठीक है। और बाकी सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा के लोगों ने शुरू की, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान है, जो कि इसको मैंने याद कीजिए शुरुआत के लेक्चर में मैंने बहुत बड़े लेवल पर इस सारी सभ्यता की विशेषताओं को बता दिया था। अब जो आप पढ़ रहे हैं ये बस फैक्ट वाला नॉलेज है। पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जो पढ़ रहे हैं इसको आपको बस समेटना है। लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्रॉपर तरीके से देख करके नोट्स बनाइए, ताकि अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब हम आगे आते हैं। हाँ, हड़प्पा। अब सवाल है कि जब ये लोग खेती करते थे तो सिंचाई कैसे करते थे? देखिए, सिंचाई के लिए नहरों के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि इसको लेके कहीं कहीं विवाद भी है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में नहरों का प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। लोग जलाशय, यानी कि जलाशय और कुआं और वर्षा के जल के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल क्या करते थे। तो ध्यान है कि नहरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इस्तेमाल करते थे किसका? जलाशय, यानी वाटर रिजर्वायर हैज बीन फाउंड। मतलब जलाशय, कुआं और वर्षा का जल। जलाशय, कुआं, वर्षा, मतलब नो एविडेंस ऑफ कैनाल्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा सिविलाइजेशन। कैनाल्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। पीपुल इरिगेटेड क्रॉप्स थ्रू रिजर्वायर्स, वेल्स एंड रेन वाटर, यानी कि जलाशय, कुआं
और रेन वाटर, वर्षा के जल से वो सिंचाई करते थे। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वाले ध्यान दिया करेंगे, इसलिए मैं हट जा रहा हूं पीपीटी ताकि वो पढ़ लें, बाकी चीजें आसान है। यहां पर मेन फोकस यही आपको करना है कि यहां से नहरों के प्रमाण नहीं मिले। कैनाल्स, द एविडेंस ऑफ कैनाल हैज नॉट बीन फाउंड। ठीक है, अब देखो धौलावीरा, ध्यान रखिए धौलावीरा, धौलावीरा विच इज फेमस फॉर इट्स एक्यूरेट या वेल ड्रेनेज सिस्टम। धौलावीरा जो कि एक उन्नत जल व्यवस्था का प्रमाण था, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो धौला सबसे अच्छा जल प्रबंधन, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहां मिला, धौलावीरा में मिला है। वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा धौलावीरा का है, इसीलिए धौलावीरा में जो है उन्नत जल प्रबंधन के प्रवीण हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में अनाज को संग्रह करने के लिए अन्नागार यानी ग्रेनरी बने होते थे। अनाज को संग्रह करने के लिए क्या ग्रेनरी बने होते थे। और आपको पता है कहां कहां से अन्नागार मिले, जैसे याद करो धौलावीरा से स्टेडियम भी मिला, ठीक है, और अन्नागार भी मिले हैं कहां, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्या अन्नागार मिले हैं कहां, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो मैंने बताया था कि अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अन्नागार, तो अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और आपको पता है धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा तो पता कच्छ में है, कहाँ पर, गुजरात में। रंगपुर आपको बताना है, बनवाली हरियाणा में। कालीबंगा मैंने बता दिया कहाँ, कालीबंगा गुजरात में, सॉरी कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ, गुजरात के कच्छ में। रंगपुर आपको बताना है। धौलावीरा आप ध्यान रखिएगा यहां से। हाँ, ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत छप गया है, ये स्टेटमेंट गलत छप गया है, इसको ध्यान देंगे। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, थोड़ा सा इसमें शब्द का है, संभावित करों का संग्रह अन्न के रूप में, ये गलत हो गया। ये अन्न, ये अन्न नहीं है, ये होगा अन्न, अन्न। ये संभावित नहीं है, ये संभवतः है, संभवतः। आप पढ़िए, संभवतः करों का संग्रह अन्न के रूप में किया जाता था। मतलब ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले, ये थोड़ा गलत है। मतलब टैक्स के रूप में, यानी कर मतलब टैक्स, टैक्स के रूप में वे अन्न को लेते थे। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में कर क्या होगा, तो टैक्स के रूप में अनाज वसूलते थे, तो ऐसा कुछ था सिस्टम। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो कर के रूप में लोग अनाज देते थे। तो ये पूरा मैंने पढ़ा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नहरों के प्रमाण नहीं मिले। सिंचाई किससे करते थे वो आपने देख लिया। धौलावीरा कहाँ, गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा का नाम क्यों आया, क्योंकि वो उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है, और कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये लोग टैक्स के रूप में अन्न यानी पॉसिबली दे यूज्ड, दे टेक ग्रेन्स एज ए टैक्स, वे अनाज को कर के रूप में भी लेते थे, ऐसा माना जाता है। तो ये आपने देख लिया, तो इसको ध्यान रखेंगे। वो संभवतः करों का संग्रह अन्न, अन्न नहीं अन्न के रूप में किया जाता था, इसीलिए मैं हट जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि मैंने कहां कहां करेक्शन किया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो धौलावीरा कहां पर है, गुजरात के कच्छ में। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में। बनवाली कहां है, हरियाणा में। रंगपुर आप बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। एविडेंस ऑफ टेम्पल हैज नॉट बीन फाउंड, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। यहां पर मिट्टी की मूर्तियां और मोहर के आधार पर उनके धार्मिक जीवन के बारे में समझ सकते। मतलब अब कोई मंदिर तो था नहीं, तो मंदिर जब नहीं मिले हैं तो इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी कैसे लगी। इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी लगी जो वहां पर मोहर यानी सील मिली है। सील मिली है, क्या मिली है, सील, मोहर मिली है।
अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि सिंधु सभ्यता में जो मोहर है उसका आकार कैसा होता था। आपके लिए सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का आकार बेलनाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या सभी? ऑप्शन ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मोहरों का आकार क्या था? बेलनाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या सभी? तो मैं ऑप्शन में वेट करूंगा आपका, ठीक है, क्या आपने लिखा है। तो आमतौर पर जो मोहर मिली है उसके आधार पर हम ये समझ पाए कि इनका धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। मतलब कि वी केम टू नो देयर रिलीजियस एक्टिविटी थ्रू द सील दैट वी हैव फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। The seal give the detail because the evidence of temple has not been found in Indus Valley civilization. That's why the seal was the only source to know the religion life, the religious life of Indus Valley civilization. तो केवल मोहरों के आधार पे हम समझ पाए कि इनका धार्मिक जीवन क्या था, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिट्टी में नारी मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नारी की मूर्ति मिली है जिसे देवी की संज्ञा दी गई। मतलब मोहनजोदड़ो से एक नारी की मूर्ति मिली है जिसको देवी माना गया। और पता है इसी प्रकार हड़प्पा से क्या मिला? एक सिर के बल खड़ी नारी की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यह उर्वरता की देवी थी। मतलब मोहनजोदड़ो से एक देवी की मूर्ति मिली और हड़प्पा से क्या मिला है? एक नारी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है और जिससे यह पता चलता है कि यह उर्वरता की देवी थी। मतलब उर्वरता की भी ये लोग पूरा, फर्टिलिटी को भी एक गॉडेस मान करके पूजा की जाती थी। और मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब मैं आपसे एक ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम ध्यान से सुन के जवाब देना भाइयों। जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है उस पर कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं? जो पशुपति शिव की मोहर मिली है ना, मोहर मिली है, उस पर कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं आपको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, नटराज शिव की मूर्ति कहां से मिली है ये भी बताना है। नटराज शिव की मूर्ति कहां से मिली है बताना। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है। रंगपुर कहां पर है? हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का आकार क्या था? फिर आपको ये बताना है नटराज शिव की मूर्ति कहां मिली है। जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो में, एक सील पर पशुपति शिव को दिखाया गया है। आप बताएंगे उस सील पर जो पशुपति शिव के आसपास जो जानवर हैं उसमें कौन कौन से जानवर हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं वेट करूंगा। ये सारा एक ध्यान रखना, मैं फिर बात बोल रहा हूं और 100 नहीं 200 बार रिपीट कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने लगातार 6 लेक्चर सुन लिया सिंधु सभ्यता का और हर चीज नोट कर लिया है, उसके बाद दोबारा उसको किताब खोलने की जरूरत नहीं है। जितने बातों को पूछा है, जिस प्रकार मैं कंटिन्यूटी बनाए रखा हूं उस प्रकार आप लोग भी कंटिन्यूटी बनाए रखिए धीरज के साथ और हर एक लेक्चर को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के ही नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यूटी बस बनी रहे, मेरा एक सिद्धांत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में है कि नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, बता दिया, हैज बीन फाउंड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्ले स्कल्पचर एंड सील्स। वही क्ले स्कल्पचर माने मिट्टी की मूर्तियां और सील के आधार पे हमने बताया कि वहां की धार्मिक जीवन क्या था। द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन द मदर पावर। एविडेंस ऑफ क्ले फीमेल हैज बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अ फीमेल स्टैचू वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो विच वाज कॉल्ड अ गॉडेस, अभी बताया है। हाँ, similarly a statue of a woman standing on her head was found from Harappa with a plant coming out of their womb which shows that she was the goddess of fertility। वही जो मूर्ति मिली है जिसमें एक नारी की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो मतलब वही वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं उर्वरता की पूजा करते थे, तो उर्वरता को देवी के रूप में मानते थे, ठीक है। और पशुपति शिव तो आप जानते कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से। बाकी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सब नोट कर लीजिएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगा। जहां पीपीटी में करेक्शन किया तो वहां जरूर ध्यान दीजिएगा क्या किया है, क्योंकि कहीं कहीं पीपीटी में हमने किया करेक्ट, क्योंकि समय था नहीं देखने का। जब यहां पे सामने आता तो मैं देख पाता हूं। चलिए
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा इनके धार्मिक जीवन पे आ जाए। अभी तक मैंने थोड़ा सा बताया सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन धार्मिक जीवन मिला हुआ है। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, फायर पिट मतलब एक तरह से जहां यज्ञ किया जाता था, कुछ इस तरह का होगा। तो लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के लोग यज्ञ के माध्यम से भी उपासना करते थे, मतलब वही ये यज्ञ ऑफर करते थे। हड़प्पा के लोगों द्वारा ताबीज पहनने के भी साक्ष्य मिले हैं। संभवतः ये लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे। मतलब जिस भूत प्रेत जादू टोना की बात अथर्ववेद में की गई, आप पढ़ेंगे आगे, वो यहां भी पाया गया कि यहाँ के लोग भी यज्ञ करते थे। यज्ञ आप सुनो, आप आगे पढ़ोगे वैदिक सभ्यता में जो है यजुर्वेद, तो आपको लोथल कालीबंगा से अग्निकुंड का मिलना, मतलब ये लोग भी यज्ञ मानते थे। और आप देखो वैदिक सभ्यता में जो ये यजुर्वेद है उसमें भी यज्ञ और कर्मकांड है, तो ये लोग यज्ञ करते थे। ये लोग उपासना, ये लोग क्या है, ताबीज भूत प्रेत की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पीपल को पवित्र वृक्ष माना गया, आज भी और उस समय भी पीपल को एक पवित्र वृक्ष के रूप में माना जाता है, ठीक है। मोहनजोड़ो से जल पूजा के प्रमाण मिले हैं और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। मतलब मोहनजोड़ो से जल पूजा और स्वास्तिक का चिन्ह, क्योंकि देखो ये लोग वाटर की भी पूजा करते थे, जल पूजा और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखें कहां से जल पूजा के मिले हैं प्रमाण, मोहनजोड़ो, और स्वास्तिक का चिन्ह जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं अपने पूजा पाठ में, ये चिन्ह भी कहां से मिला है, मोहनजोड़ो से। और स्वास्तिक का चिन्ह किसका प्रतीक था, सूर्य पूजा का प्रतीक था। जो स्वास्तिक का चिन्ह था ये सूर्य पूजा का प्रतीक था। मैं एक बार हट जा रहा हूं ताकि आप लोग इस पीपीटी को ध्यान से देख लें। पीपीटी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इरिटेट ना हो, देयर इज ए ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है ये क्या क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, ये सब ध्यान में रखिए। नहर के प्रमाण मिले कि नहीं मिले, ऐसे अगर आप कहानी की तरह से ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन किया जाता है कि शव को कैसे दफनाते। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के शवधान थे, ठीक है। मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के शवधान थे। एक था पूर्ण शवधान, ठीक है। फिर था आंशिक शवधान, और तीसरा था दाह संस्कार। ये आप जानते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के थे। तो पूर्ण शवधान का मतलब है कि वो व्यक्ति को दफना देते थे कब्र में। आंशिक शवधान में बता चुका हूं, पार्शियल क्रीमेशन, जिसमें वो लाश को छोड़ देते थे, प्रकृति की गोद में चील कौवे खाते थे, जो हड्डियां बचती थी फिर लाके उसको दफनाते थे। दाह संस्कार जिसमें वो जला देते थे। तो आप ये तीनों चीजें आपको पता है, ये 3 प्रकार के क्रीमेशन वहां पे सिस्टम था क्रीमेशन का, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपने समझिए मैक्सिमम पार्ट पढ़ लिया। अब जो पढ़ा रहा हूं वो खाली 20% बचा हुआ है, ठीक है, मात्र 20% बचा हुआ है अब जो पढ़ा रहा हूं। तो अब तो आपको बहुत बातें पता हो गई हैं। तो ये 3 प्रकार के। तो अब अक्सर ये क्वेश्चन बनता कि किस शव को वो कैसे दफनाते थे, किस तरफ था। तो आप देख लीजिए इसको पहले। अगर हम लोग शव की बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली जो डेड बॉडीज थी उत्तर से दक्षिण के क्रम में दफनाते थे। नॉर्मली डेड बॉडी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, अर्थात सर, जो उनका सर था वो उत्तर की ओर होता था और पांव दक्षिण की ओर, वही जो होता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। लेकिन लोथल, ध्यान रखो भैया, एक्सेप्शन भी है। लोथल में एक ऐसा शव मिला है जिसको पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया गया है। लोथल में एक ऐसा शव मिला है जिसको पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया गया है। ध्यान रखना, नॉर्मली वो शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, लेकिन लोथल से जो हमें डेड बॉडी मिली है उसको कहां दफनाया गया, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहां, लोथल में। ये ध्यान रखना, हड़प्पा और कालीबंगा से ऐसा शव मिला है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। हड़प्पा और कालीबंगा से ऐसा शव मिला है
जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया, दक्षिण से उत्तर। नॉर्मली हम लोग शव को ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण दफनाते थे मैक्सिमम, लेकिन आपने देखा लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर शव को पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी सर पूरब की ओर, पैर पश्चिम की ओर। और ध्यान रखना, हड़प्पा और कालीबंगा में जो शव मिला है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब उसका सिर दक्षिण की ओर और पांव उत्तर की ओर। और रोपड़ में भी एक ऐसा शव मिला है जिसे पश्चिम से पूरब की ओर दफनाया गया है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। नॉर्मली शव को ये लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ रखते थे, नॉर्थ में सर, साउथ में पांव। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कहां से, लोथल से एक ऐसा शव मिला है जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और साथ में आप ध्यान रखेंगे हड़प्पा और कालीबंगा से ऐसा शव मिला है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और फिर रोपड़ में क्या मिला है शव, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब उसका सर पश्चिम में, पांव पूर्व में। तो यहां कैसे याद रखेंगे कि लोथल से जो शव मिला है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, लेकिन रोपड़ में जो शव मिला है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना, लोथल में जो शव मिला है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि रोपड़ में जो शव मिला है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। आमतौर पे शव को उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे, लेकिन कालीबंगा हड़प्पा में शव को दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया। तो थोड़ा यहां पर आप रुक करके, ठहर करके नोट कर लीजिएगा कि क्या प्रोसेस है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से बना के फंसाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, पीपीटी आपके सामने है तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश का मैं ज़्यादा नहीं बोलता। हाँ, अब क्योंकि दोनों लिखे हुए हैं तो जहाँ जरूरत है वहाँ बोल देता हूँ, बाकी मैक्सिमम हिंदी में समझ के आपके। हाँ, अब पूरी तरह इंग्लिश में बोलना भी एक तरह से थोड़ा सा मेजॉरिटी हिंदी की होती है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसलिए नीचे पीपीटी हुआ ऐसी है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप आके कोचिंग में मुझसे मिल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप समझ जाते हैं क्या है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए हड़प्पा वासियों, तो अब तक आपने समझा वो पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, जल पूजा, प्रकृति पूजा, उर्वरता की पूजा, मातृ देवी की पूजा। और आपने देखा कि सिंचाई कैसे करते थे, नहर के प्रमाण भी नहीं मिले हैं, जलाशय कुओं से सिंचाई होती थी। अब आप थोड़ा आर्थिक जीवन देख लीजिए। कृषि, यानी सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कृषि। कृषि के बाद हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन का दूसरा आधार पशुपालन था, यानी कृषि के बाद वो पशुपालन उनका मेन व्यवसाय था। अब पालतू पशु में सूअर, बैल, कुत्ता, गाय, गधा। हालांकि गाय उस समय बहुत फेमस नहीं थी, कुत्ता, गधा ये सब थे। घोड़े की जानकारी मिली नहीं, लेकिन इनका सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। ध्यान रखिए, सबसे प्रिय पशु क्या था, कुबड़ वाला सांड। ये इनका प्रिय पशु था, कुबड़ वाला सांड। मतलब देयर मोस्ट फेवरेट एनिमल वाज हम्प्ड बुल। नीचे लिखा है, परेशान नहीं होंगे, एकदम उसी सीक्वेंस में है, हम्प्ड बुल। ठीक है, तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों से बोल रहा हूं, इसी सीक्वेंस में पीपीटी बनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी भी इंग्लिश भी है, जहां आप डाउट हो तुरंत आप मैच कर लीजिए और पीपीटी आपको मिल जाएगा लेक्चर के बाद। यानी लेक्चर मेरा रोज 9 बजे होगा हिस्ट्री का, और ज्ञान गंगा सीरीज वो चलेगी 8 बजे। एक दिन हिस्ट्री, अगले दिन ज्ञान गंगा, ऐसे चलता है। और दोनों को आप मन से देखिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हों, क्योंकि अब तक जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूं आपके मोटिवेशन से ही ले रहा हूं। अगर मेरे लेक्चर को 10 बच्चा भी देख रहा है तो 10 बच्चा मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलियंस ट्रिलियंस व्यू की मैं उम्मीद नहीं करता, जो भी बच्चे देख रहे हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए, इसलिए मैं कोई चीज नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, ताकि आपको भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता, अब इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो मतलब आप शोध कर रहे हैं, पहले इतने को आप पढ़ लीजिए। अब चलिए, सिंधु सभ्यता में हम बात करेंगे व्यापार। देखिए, ये आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे, मतलब इनका ये इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, यानी आपस में भी व्यापार करते थे, और बाहर से कहां कहां व्यापार करते थे वो भी आपको मैंने कई बार बताया है।
मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, फारस, टर्की, इन सब से इनका व्यापार था। तो अब देखिए, हाँ, व्यापार में क्या इनका जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था। मतलब ये इनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था ये, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना या लेना। जैसे हम लोग लेन देन में रुपए का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग लेन देन में वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। ये लोग माप की दशमलव यानी ये जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो दशमलव था। जैसे ऐसा देख के लगा है कि ये मेजरमेंट के रूप में डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम का, दशमलव प्रणाली। अक्काद के सम्राट सारगौन का एक लेख मिला है। ध्यान रखिए, अक्काद कहां है, याद कीजिए, सेंट्रल इराक, सेंट्रल इराक का एरिया अक्काद, में पहले बोल चुका हूं। अक्काद, अक्काद के राजा, ये कहां है अक्काद, वही सेंट्रल इराक का एरिया, सेंट्रल इराक का एरिया अक्काद। अक्काद के राजा कौन थे, सारगौन। उनका एक लेख मिला है, ध्यान से पढ़िएगा। अक्काद के राजा सारगौन, उनका एक लेख मिला है। उसमें लिखा है कि अक्काद के व्यापारी दिलमुन, मागन और मेलुआ से व्यापार करते थे। उस लेख में क्या मिला है कि अक्काद के लोग दिलमुन, मागन और मेलुआ से व्यापार करते थे। अब आप मुझे बताइए, दिलमुन तो पता है बहरीन है, दिलमुन वही बहरीन है जो मैंने पहले बताया था। दिलमुन क्या है, दिलमुन बहरीन है जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच एक मतलब मीडिएटर के रूप में था। मेलुआ तो आप जानते हैं, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुआ के रूप में दिखाया गया है, जो कि पहले जन्म, जो इसे मेलुआ सभ्यता भी कहा गया। तो जो अक्काद के सम्राट सारगौन थे, उनकी एक मोहर मिली है। उस मोहर पे ये लिखा हुआ मिला है, मतलब एक लेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि वहां के व्यापारी, मतलब अक्काद के तरफ के सेंट्रल इराक के व्यापारी दिलमुन, मागन और मेलुआ से व्यापार करते। तो दिलमुन का मतलब हो गया क्या, बहरीन। मागन का मतलब आपको बताना है, बता चुका हूं पहले। और मेलुआ का मतलब क्या था, मेलुआ का मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों से है। तो यहां के बारे में जानकारी तो यहां की लिपि से नहीं हो पाई, क्योंकि ये लिपि क्या है, सिंधु सभ्यता की लिपि आप जानते हो, बास्त्रोफेजन शैली है। बास्त्रोफेजन शैली है, जिसे हम चित्रात्मक शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्रात्मक शैली बोलते हैं, या गौमूर्तिका शैली भी बोलते हैं। उस लिपि को हम लोग पढ़ तो पाए नहीं है, लेकिन जो उधर के लेख मिले हैं, जब वहां को पढ़ा गया तो यहां के बारे में जानकारी मिल गई। तो अक्काद ने के जो लेख मिले हैं उससे समझ में आया कि सिंधु सभ्यता के लोग कहां कहां व्यापार करते थे। तो उधर के लोगों ने इसको मेलुआ कहा है, सिंधु सभ्यता के लोगों को। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है अक्काद का जो लेख मिला है उसमें मागन का क्या मतलब है, ये मैं बता चुका हूं बहुत पहले, पिछले लेक्चर में। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, जो बच्चे आज देख रहे हैं वो कृपया करके पिछले सारे लेक्चर को देखते हुए आगे आएं, क्योंकि अब मैं केवल 20% ही बचा जो पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अब तो खत्म हो रहा धीमे धीमे। अब आगे देखिए, अब ये लोग क्या था, देखो ये बहुत पूछा गया, ये लोग टिन ये लोग कहां से कौन सी धातु आयात करते थे। ये टिन जो है ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तांबा कहां से, खेतड़ी से, राजस्थान में। चांदी कहां, अफगानिस्तान से। सोना कहां, कोलार से। सीसा भी कहां, यानी चांदी, और ध्यान रखिए तांबा और सीसा ये दोनों मिलाते थे कहां से, खेतड़ी से। सेल खेड़ी बलूचिस्तान से और राजस्थान से और गुजरात से ये आयात करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग टिन कहां से मंगाते थे, ईरान अफगानिस्तान से। तांबा कहां से, तांबा और चांदी कहां से, तांबा और चांदी, तांबा और सोना कहां से, तांबा और सोना कहां, खेतड़ी, सोना नहीं, सीसा। तांबा और सीसा कहां, खेतड़ी से। चांदी कहां से, अफगानिस्तान से। और सेलखेड़ी कहां से, बलूचिस्तान से और राजस्थान से। ये ध्यान रखिए कौन कौन सी चीजें कहां से मंगाते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें चांदी पूछा जा चुका है, लगभग सभी पूछे जा चुके हैं, कौन कौन सी चीजें कहां से आयात करते थे। तो भैया इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें तांबा और सीसा कई बार पूछा गया कहां से मंगाते, तो एक ही जगह था, खेतड़ी। अब देखिए, हड़प्पा की खुदाई में कताई बुनाई के क्या मिले हैं, उपकरण, यानी कि इनके खुदाई में कताई और बुनाई के उपकरण मिले हैं।
इससे ज्ञात होता है कि वस्त्र उद्योग हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। मतलब वस्त्र उद्योग इनका सबसे प्रमुख उद्योग था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ईंट की भट्ठी भी मिली है, ध्यान रखिए, ईंट की भट्ठी, यानी वस्त्र उद्योग सबसे फेमस था उस समय इनका। और ईंट की भट्ठी कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो, यानी ईंट, आप ध्यान होंगे क्योंकि पूरे सिंधु सभ्यता में पकी ईंटें भी मिली, कच्ची ईंटें भी मिली, तो मतलब इन्हें ईंट की भट्टी की भी जानकारी थी, तो ईंट की भट्टी भी थी इनके पास। तो ध्यान रख कहाँ से मिला, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ईंट की भट्टी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली, ठीक है। हाँ, सिक्कों का कहीं प्रयोग नहीं दिखा, सिक्कों का इस्तेमाल नहीं दिखा है कहीं, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रथा थी, तो उस समय सिक्के उतने प्रचलन में थे नहीं। तो मैंने आपको जो है इतनी तेजी से क्या आराम से इन सारी चीजों को बता दिया। आज ये मेरे सिंधु सभ्यता का 5वां लेक्चर था। क्या था? 5वां लेक्चर था। अब जो कल का लेक्चर होगा या परसों का लेक्चर, वो समझिए इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगी, वो लास्ट लेक्चर होगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप इसको कंटिन्यू देखिए, और अगला लेक्चर होगा सिंधु सभ्यता का अंतिम लेक्चर होगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको करना है, ठीक है। फिर अब आप उठा के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, जो बाहर के लगे नोट कर लीजिए, हालांकि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे भी। तो इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, सब आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसी तरह अपना उत्साह बनाए रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतर लेक्चर के साथ, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूँ, अब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने वाला है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो पिछला लेक्चर सब देख लें, लगातार देखिए और रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बुद्ध, जय भीम। धन्यवाद।